अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमने पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो को डिस्कस करना स्टार्ट किया। इससे पहले हमने पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो का एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने प्लेटो का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी किया है। उसके बाद इनकी रिजेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग थ्योरीज़ को डिस्कस किया है। उसके बाद इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को हमने डिस्कस किया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो के सेकंड पार्ट को, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन को, कि इन्होंने जो एजुकेशन के लिए काम किया वो क्या काम किया। उसके बाद इन्होंने इसके अंदर कैसा करिकुलम डेवलप किया, और उसके बाद इसकी हम बात करेंगे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स के अंदर। ये जो दोनों इन्होंने ये थ्योरीज प्रोवाइड की थी, ये बहुत ही कह लो कि एक अजीब किस्म की थ्योरीज प्रोवाइड की थी, इनके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद एंड में कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए हमारा जो आज का टॉपिक होगा इसको हम क्लोज करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन की। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो के अगेंस्ट क्या चीज़ थी? नॉलेज इज virtue, विद इट वी कैन डू क्रिटिकल थिंकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। जो प्लेटो साहब हैं, इनका मानना था कि जो नॉलेज है उसके उसके साथ हम हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो उसके ज़रिए हम क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, हमारा जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके साथ हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो नॉलेज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज को एक्वायर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। नॉलेज को एक्वायर करने के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। इन्होंने क्या कहा कि 3 क्लासेस मस्ट अटेन नॉलेज। अब अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर लिया हो तो आप लोगों को पता होगा कि 3 क्लासेस कौन-सी हैं। जिनको नहीं पता उनको अगेंस्ट बता देता हूँ कि जो हमारे प्लेटो साहब हैं, इन्होंने जो हमारी सोसाइटी या हमारी स्टेट है, इनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था। एक इन्होंने कहा था कि एक गार्डियन क्लास है, जो हमारे जो मुल्क है, जो हमारी स्टेट है, उसकी प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट इन्वेडिंग लोगों के लिए। तो अब उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक रूलिंग क्लास है, जो गवर्नमेंट बनाती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। उसके बाद इन्होंने एक तीसरी क्लास बनाई थी, जिसके अंदर इन्होंने पीसेंट या आर्टिसंस रखे थे, जिसके अंदर किसान या मजदूर वगैरह थे। वो क्या करते थे कि फूड प्रोवाइड करते थे जो इंटायर हमारी स्टेट है उसको। अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पे? इन्होंने कहा कि जो 3 क्लासेस है ना, इनके लिए लाजमी है कि वो नॉलेज हासिल करें। अब उसके बाद इन एथेंस चिल्ड्रन आर एजुकेटेड बाय देयर पेरेंट्स, बट इन स्पार्टन सिस्टम स्टेट टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड एसेंशियल ग्रोथ आफ्टर 4 years। अब जिस ज़माने से हमारे प्लेटो साहब बिलोंग करते हैं, उसके अंदर एथेंस और स्पार्टन्स के अंदर, जो स्पार्टन्स थे वो थोड़े से ज़्यादा वेल मैनर्ड थे, ठीक है? अब एथेंस के अंदर क्या होता था कि एथेंस के अंदर जो चिल्ड्रन हैं, वो उनका स्टेट के साथ कोई लेना-देना नहीं होता था। चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है वो कौन करता था? उनके पेरेंट्स खुद करते थे। ठीक है? उनके पेरेंट्स करते थे, या वो पेरेंट्स क्या करते थे कि जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट ट्यूटर्स हैं, उनके पास इनको भेज देते थे, और वहाँ से जो अपने हिसाब से जो एक्वायर्ड नॉलेज है उनको प्रोवाइड करते थे, जैसे आजकल होता है। अब उसके बाद जो स्पार्टन सिस्टम था, स्पार्टन सिस्टम के अंदर क्या था कि जो जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसे उसकी उम्र 4 साल होती है, तो जो स्टेट होती है, वो क्या करती है कि जो बच्चा होता है उसको उनके पेरेंट्स से अलहदा कर देती है, और जो नेसेसरी नॉलेज होता है, यहाँ जो नेसेसरी एजुकेशन होती है, जो आगे चल के स्टेट के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, वो उसको प्रोवाइड करती थी। ताकि जो 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 इंडिविजुअल है या जो चाइल्ड है, वो जैसे रेज़ होगा, जैसे वो यंग एज की तरफ जाएगा, तो उसके पास ऐसा नॉलेज हो कि जिससे स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। तो जो हमारे प्लेटो साहब हैं, ये स्पार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ज़्यादा पसंद करते थे। अब उसके बाद हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ प्लेटोनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो उसके अंदर कौन-कौन से फीचर्स थे? ऑलवेज़ सपोर्ट द आइडिया ऑफ स्टेट एजुकेशन, ठीक है? अगेन वही बात जैसे मैंने आपको थोड़ी अभी बताई है कि स्पार्टन सिस्टम के अंदर क्या होता था कि जो स्टेट होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है एजुकेशन की और एसेंशियल ग्रोथ की। तो जो हमारे प्लेटो साहब हैं, वो क्या करते थे? वो सपोर्ट करते थे स्टेट एजुकेशन के आइडिया को, यानी इनके इनके नज़दीक भी जो स्टेट का एजुकेशन का आइडिया है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, कि स्टेट जो है वो पेरेंट्स से उनके जो चिल्ड्रन है उनको कुछ टाइम के बाद उनसे ले ले, और उनको जो एक्वायर्ड नॉलेज है वो स्टेट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नॉलेज है, वो नॉलेज उनको प्रोवाइड करें। उसके बाद एजुकेशन शुड बी ऑब्लिगेटरी, कि जो एजुकेशन है
वो लाज़मी होनी चाहिए हर बंदे के लिए, ठीक है? जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 3 क्लासेस मस्ट अटेन नॉलेज, इनकी जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अंदर इन्होंने बताया था कि जो तीनों क्लासेस है, तीनों क्लासेस को इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, तो इन्होंने कहा था कि एजुकेशन ऑफ वुमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एथेनियंस, के जो जैसे मर्दों के लिए इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे इन्होंने कहा था कि औरतों के लिए भी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अब अगेन बात करते हैं कि एथेनियन और स्पार्टन्स की, तो एथेनियंस के अंदर जो वुमेन है, इसको नॉलेज हासिल करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। इसको एजुकेशन हासिल करने की इजाज़त कतई नहीं थी। जैसे अभी हम देखते हैं पाकिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर, जैसे कि जो डेवलपिंग एरियाज़ है, जैसे सिंध के अंदर, अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, जहाँ पर जो औरत को इल्म हासिल करने से रोका जाता है, ठीक है? तो सेम ऐसे ही उस टाइम के अंदर एथेनियंस के अंदर क्या रिवाज था कि वो औरत को इल्म हासिल करने से रोकते थे। वो कहते थे कि जहालियत है ये, जहालियत है। तो जो हमारे प्लेटो साहब हैं, ये इसके बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने कहा कि जो वुमेन है, ये भी स्टेट का हिस्सा है, ये भी स्टेट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। अपनी एनर्जी, अपनी पावर स्टेट के अंदर लगा के जो स्टेट है, उसको तरक्की की राह की तरफ लेके जा सकती है। तो इन्होंने कहा कि जो वुमेन्स हैं, इनका भी एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आल्सो फोर्स ऑन फिजिकल इम्प्रूवमेंट। अब इन्होंने क्या कि कहा कि एजुकेशन ठीक है, मेंटल जो हमारी ग्रोथ है वो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा माइंड है, जो ब्रेन है, उसने किसके अंदर रहना है? उसने एक बॉडी के अंदर रहना है। तो अगर वो बॉडी सही सालिम होगी, साउंड एंड फिट होगी, तो उसके अंदर जो ब्रेन है, उसकी मैक्सिमम ग्रोथ होगी। जब ब्रेन की मैक्सिमम ग्रोथ होगी, तो वो मैक्सिमम नॉलेज है वो एक्वायर करेगा। जैसे आपने अक्सर वो एक मशहूर लाइन सुनी होगी कि अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। तो सेम यहाँ पर जो उस जो लाइन है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है प्लेटो साहब ने। इनका कहना है कि मेंटल ग्रोथ के साथ साथ फिजिकल इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए, ताकि फिजिकल इम्प्रूवमेंट के जरिए क्या होता है कि एक तो जो इन्वेडिंग जो स्टेट होती है, उसके खिलाफ हम अपना दिफा कर सकें। दूसरे तरीके से हम क्या कर सकें कि हमारी फिजिकल इम्प्रूवमेंट होगी, तो हमारा माइंड होगा वो भी इम्प्रूव होगा, जिससे हम ज़्यादा नॉलेज जो है वो एक्वायर कर सकेंगे। द एम ऑफ द सिस्टम वाज टू फाइंड आउट फिलोसफर किंग। अब प्लेटो साहब ने जो सारा का सारा ये जो खिचड़ी बनाई है, सारा आगे चल के हम इनके एजुकेशन एंड करिकुलम भी पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको पता चलेगा कितना इन्होंने कम्प्लेक्स सिस्टम बनाया। तो इसके अंदर ये सारा जो इन्होंने प्रोसेस डेवलप किया, वो सारा का सारा प्रोसेस डेवलप किया एक बंदा ढूंढने के लिए, जिसको वो बोलते थे फिलोसफर किंग। यानी हम बोल सकते हैं कि वो जो स्टेट का जो रूलर है, जिसने स्टेट को रूल करना है, जिसने स्टेट को ऑर्डर देना है, जो स्टेट का बादशाह है, उसको फाइंड आउट करने के लिए सारा का सारा जो सिस्टम है, इन्होंने डेवलप किया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकी एजुकेशन और करिकुलम के ऊपर। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो एजुकेशन है, जो करिकुलम है, वो 2 स्टेजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा, ठीक है? जो फर्स्ट स्टेज है, वो स्टार्ट होती है बर्थ से लेके 6 इयर्स तक, ठीक है? जो फर्स्ट स्टेज है, एजुकेशन की जो फर्स्ट स्टेज है, वो बच्चे की बर्थ से लेके 6 साल की उम्र तक होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि वो जो भी चिल्ड्रन हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को मखलूत बेसिक रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? उनको रिलीजियस के जो रिलीजियस से रिलेटेड एजुकेशन है, वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि इनको मज़हब का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेज है, वो 6 से लेके 18 साल की उम्र के दरमियान होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर म्यूज़िक और जिम्नास्टिक की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जिम्नास्टिक की हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि फिज़िकल इम्प्रूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, जिसकी वजह से जो हमारा माइंड है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, वो मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर कर सकता है। अब उसके बाद जो प्लेटो साहब मानते थे कि जो म्यूजिक होती है ना, इसका हमारी रूह के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर जो म्यूजिक होती है, म्यूजिक सुनने से क्या होता है कि म्यूजिक सुनने से जो हमारा माइंड होता है वो रिफ्रेश होता है। जब हमारा माइंड रिफ्रेश होगा, तो मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर कर सकेगा, जिसकी वजह से इन्होंने म्यूजिक और जिम्नास्टिक को लाजमी एक्सपेक्ट करार दिया एजुकेशन का। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि 18 से 20 साल की उम्र के दरमियान जो बोथ मेन एंड वुमेन होंगे, इनको मिलिट्री एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि हमने एक स्टेट बनाई है, एक कम्युनिटी डेवलप की है, एक हमने गवर्नमेंट बनाई है, उसके अंदर मिलिट्री का होना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो इन्वेडिंग स्टेट्स हैं, उनके खिलाफ हम अपना दिफा कर सकें। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि 18 से 20 साल की उम्र के दरमियान ये 2 साल का वक्फा होगा, इसके दौरान जो मर्द और औरत दोनों हैं, दोनों को मिलिट्री की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब उसके बाद 20 से 30 साल की उम्र के दरमियान जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, उनको मैथ, एस्ट्रोनॉमी और लॉजिक्स की जो एजुकेशन है, वो प्रोवाइड की जाएगी। अब उसके बाद कुछ जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अब
30 ईयर से लेकर 35 ईयर तक का एक स्टेज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको स्ट्रेस दिया जाता है, उनको ऐसी स्ट्रेस वाली कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, स्ट्रेस वाले एग्जाम्स उनसे लिए जाते हैं कि उनकी जो एक कह लो क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है वो क्वालिटी उनकी इम्प्रूव होती है। अब जो बंदा 30 से 35 ईयर तक सर्वाइव करता है, वो एग्जाम्स पास करता है, वो आगे जाके बनता है फिलोसफर किंग। और जो फिलोसफर किंग होता है वो आगे जो स्टेट होती है उसको रन करता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। अब 35 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक का जो दौरानिया होता है, यानी 35 ईयर्स से लेके 50 ईयर तक जो 15 साल होते हैं, ये 15 साल वो जो बंदा आता है वो एज अ फिलोसफर किंग, एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो अपनी जो फराइज है वो सर अंजाम देता है। जैसे ही उसकी उम्र 50 साल होती है, उसको रिजाइन करना होता है अपने फिलोसफर किंग की पोस्ट से, और वो गॉड की सर्च के ऊपर वो निकल पड़ता है, यानी कि वो अपने खुदा की तलाश के अंदर निकल पड़ता है, खुदा की इबादत की तरफ निकल पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स ये करिकुलम और एजुकेशन का सिस्टम है प्लेटो साहब का। इसको अगेन एक दफ़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका जो एजुकेशन का सिस्टम है 2 स्टेजेस पे मुश्तमिल है। एक है प्राइमरी, दूसरा है हायर एजुकेशन। अब जो पहला स्टेप है वो स्टार्ट होता है बर्थ से लेके 6 साल की उम्र के दौरान, जिसके अंदर बेसिक रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है जो 6 से लेके 18 साल की उम्र के दरमियान होती है। इस उम्र के दरमियान म्यूजिक एंड जिमनास्टिक की एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि प्लेटो साहब ने 6 से लेकर 18 साल की उम्र के दरमियान 12 साल का जो टाइम है वो सिर्फ म्यूजिक और जिमनास्टिक के लिए मखसूस किया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके नज़दीक जिमनास्टिक या म्यूजिक की क्या वैल्यू है। अब उसके बाद 18 से 20 साल की उम्र के दरमियान तमाम मर्द और औरतों को मिलिट्री की एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद 20 से 30 साल के दरमियान मैथ, एस्ट्रोनॉमी और लॉजिक्स की एजुकेशन दी जाती है। 30 से 35 साल के दरमियान स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है फिलोसफर किंग को फाइंड आउट करने के लिए। और 35 से 50 साल की उम्र के दरमियान जो फिलोसफर किंग होता है वो अपनी फराइज सर अंजाम देता है। 50 साल की उम्र के दरमियान वो गॉड की सर्च के अंदर निकल जाता है और अपने जो फिलोसफर किंग का ओहदा होता है उससे रिजाइन कर देता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिटिक्स ऑन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। अच्छा, अब इन्होंने अपना एजुकेशन का जो सिस्टम है वो तो दे दिया, ठीक है, वो पर्पस उनका अपना बता दिया, लेकिन इसके बाद इनके ऊपर तनकीद भी बहुत ज्यादा हुई। वो तनकीद क्या हुई उसी को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जिनका एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक था वो क्या था, हिज एजुकेशन इज ओनली फॉर गार्डियन क्लास। अब गार्डियन क्लास के अंदर रूलिंग क्लास आती है और गार्डियन क्लास आती है। जो इनका एजुकेशन सिस्टम था ये सिर्फ इन्हीं दो क्लासेस के लिए था। इसके अंदर जो पीसेंट जो आर्टिसंस है इनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया था। अब उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इनके एजुकेशनल फिलोसफी का वो ये था कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये बर्थ से स्टार्ट होता है, ठीक है, बर्थ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, ये 50 साल तक जाता है, 50 साल तक। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि एक बहुत ही ऑफेंसिव प्रोसेस है, और ज्यादातर जो लोग होते हैं इसको एक्वायर करने से डिनाई कर देते हैं। अब उसके बाद नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेजेस। अब अगर आप जो इसका प्रीवियस स्टेजेस है इसके अंदर देखो तो पहले तो बर्थ से लेकर 6 साल तक मजहबी तालीम दी जाती है। उसके बाद 6 से 18 साल तक डायरेक्ट म्यूजिक और जिमनास्टिक के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद 18 से 20 साल तक डायरेक्ट मिलिट्री एजुकेशन दी जाती है। अब उसके बाद 20 से 30 साल तक डायरेक्ट मैथ, एस्ट्रोनॉमी और लॉजिक्स की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो नतीजा ये कि जो इनके जितनी भी जो स्टेजेस है इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिसकी वजह से जो नॉलेज एक्वायर करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। जैसे ये अगर इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो 6 स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक जो साइंस क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको एक बुक पढ़ाई जाती है साइंस की। अब उसके अंदर साइंस की बुक के अंदर क्या होता है, उस बुक के अंदर ही केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी होते हैं, फिजिक्स के टॉपिक्स भी होते हैं, बायो के टॉपिक्स भी होते हैं। अब वो 6 से लेके 8 क्लास तक वो बुक क्यों पढ़ाई जाती है, वो बुक इसलिए पढ़ाई जाती है कि आगे मैट्रिक लेवल पे जाके जो तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये जाके अलग-अलग हो जाते हैं और इनको असल में जो ये सब्जेक्ट्स हैं वो जाके 9th 10th स्टैंडर्ड के अंदर इनको पढ़ने पड़ते हैं। तो बेसिकली जो 6 से लेके 8 क्लास तक ये उन सब्जेक्ट से पढ़ाने के लिए हम बेस बना रहे होते हैं बच्चों की, ठीक है? हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के अंदर। तो जो प्लेटो साहब की जो थ्योरी है इसके अंदर ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर जो क्रिटिसिज्म होता है इनकी फिलोसफी के ऊपर इसी वजह से भी होता है। अब उसके बाद फिलोसोफर किंग डज नॉट हैव इनफ ट्रेनिंग टू रन स्टेट। अब अगर हम यहाँ पर जो रियल लाइफ जो हमारे
कोई भी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ निकालती है, कोई भी बंदा एक्वायर करती है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई बंदा एक्वायर करती है या जो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स एक्वायर करते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि स्टेट को कैसे रन करना है, उसके जो फैसला कैसे लेने हैं, डिसीजंस कैसे बनाने हैं। तो उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के तहत उनको ट्रेन किया जाता है, उसके बाद इनको एक्वायर किया जाता है, इनको जो प्रॉपर इनकी जो पोस्ट है वो दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो प्लेटो साहब के जो एजुकेशनल सिस्टम है, उसके अंदर कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, जस्ट आपने पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद आपने फिलोसोफर किंग की सीट पे आपने बैठ जाना है और फैसले करने शुरू कर देने हैं। तो इसलिए ये भी एक इम्प्रैक्टिकल इनका ये एक ड्रॉबैक था इनकी एजुकेशन थ्योरी के अंदर कि बंदे के पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो जो डिसीजन मेकिंग है वो परफेक्ट तरीके से सरअंजाम दे सके। अब उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही अजीबो-गरीब इन्होंने एक नज़रिया दिया था जिसको हम बोलते हैं कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स। अच्छा जी, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि गार्डियंस एंड रूलर क्लास शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर टू टेक दे कैन टेक डिसीजंस प्रॉपर्ली। अब इन्होंने कहा कि जो गार्डियंस और रूलर क्लास है, इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए ताकि वो जो डिसीजंस है वो अच्छे तरीके से ले सकें। बिल्कुल सही बात की यहाँ तक इन्होंने तो। लेकिन इन्होंने कहा कि जो अच्छा जो प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है, ये जो गार्डियंस और रूलर क्लास के ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है? इनका मानना है, वो जो प्रेशर आ रहा है, एक तो वाइव्स की वजह से आ रहा है, यानी कि फैमिली की वजह से आ रहा है और दूसरा प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है। ठीक है? तो इनका मानना था कि जो ये जो प्रेशर की जड़ें हैं, इन जड़ को ही काट दो, इस जड़ को ही खत्म कर दो, ताकि ना इनके ऊपर कोई प्रेशर हो और ताकि ये जो फैसले हैं, ये जो डिसीजंस ले सके, वो प्रॉपर्ली बहुत अच्छे तरीके से डिसीजंस अपने ले सके। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी कुड प्रमोट सेल्फिश थॉट्स। इनका मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सेल्फिश थॉट को प्रमोट कर सकती है और जो बंदा है वो करप्शन की तरफ जा सकता है। इसी तरह से इनका मानना था कि एवरी मैन प्रेफर हिज फैमिली ओवर एनी सिचुएशन। अब ये इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी बात की। इनका मानना था कि कोई भी बंदा है, चाहे जिस तरह की मर्जी सिचुएशन हो, इस सिचुएशन के अंदर वो क्या करता है कि वो अपनी फैमिली को ही प्रेफर करता है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे बाहर गोलियां चल रही हों, तो एक उस जगह बाहर जो है वो डिफरेंट तरह के लोग हों, काफ़ी ज़्यादा लोग हों उधर। तो एक बंदा जो होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी फैमिली को उधर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसको बाकी के साथ कोई सरोकार नहीं होगा, किसी को गोली लगती है, लगे, नहीं लगती, ना लगे। वो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये प्लेटो साहब का मानना था कि जो बंदा है, अगर उसके पास कुछ ऐसी उसके ऊपर जो हालात आ गए हैं कि उसको स्टेट और फैमिली में से किसी को चुनना पड़े, चूज़ करना पड़े, तो वो क्या करेगा, वो अपनी फैमिली को प्रेफ़र करेगा। तो ये प्लेटो साहब के गिर्द बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि फैमिली ना, अगर किसी जो फिलोसोफर किंग है या गार्डियन क्लास है, अगर उसकी फैमिली ही नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो फिर हर हाल के अंदर स्टेट को ही प्रेफ़र करेगा। तो एक ये भी वजह थी, इन्होंने कहा था कि जो फैमिली है या स्टेट है, सॉरी प्रॉपर्टी है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। अच्छा जी, ही वांट फैमिली एट पब्लिक लेवल नॉट प्राइवेट लेवल। अब इनका मानना था कि जो फैमिली है वो पब्लिक लेवल पे होनी चाहिए, प्राइवेट लेवल पे नहीं होनी चाहिए। अब वो जो पब्लिक लेवल पे फैमिली है वो कैसे होगी? इन्होंने उसकी भी एक सजेशन दी। इनका कहना था कि गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग सीजन वंस इन अ ईयर बिटवीन बेस्ट इंडिविजुअल्स। अब इनका मानना था कि गवर्नमेंट एक काम करेगी, गवर्नमेंट क्या काम करेगी, पूरी स्टेट्स के अंदर जो बेस्ट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो बेस्ट ब्रीडर्स हैं, उनको फाइंड आउट करेगी, उनके दरमियान क्या करेगी, उनके दरमियान एक मीटिंग सीजन कंडक्ट करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट के अंदर देखेगी, उनमें से जो बेस्ट इंडिविजुअल्स होंगे उनको फाइंड आउट करेगी और साल में एक दफ़ा उनके दरमियान मीटिंग सीजन कंडक्ट करवाएगी और उनमें से जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, जो एक ही सीजन के अंदर चिल्ड्रन पैदा होंगे, वो उनको एक दूसरे का भाई बहन करार दे दिया जाएगा। तो ये इनका मानना था कि ऐसे पब्लिक लेवल पे हम एक फैमिली बनाएँगे, प्राइवेट लेवल पे जो फैमिली होगी इसको हम ख़त्म करेंगे। दूसरा इन्होंने एक और यहाँ पे एक पॉइंट बताया था, इन्होंने कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई चाइल्ड पैदा हो रहा है, वो थोड़ा-सा वीक है या उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसको वहीं पर इसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए ताकि उसका जो क्योंकि एक तो वो लागर है, ठीक है, एक उसके ऊपर डिसेबिलिटी है, तो वो स्टेट के किसी काम का नहीं है, तो इसलिए स्टेट को चाहिए कि उसको खत्म कर दे, उसको मार दे, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, ताकि जो इज़ाफ़ी बर्डन है स्टेट के ऊपर वो ना पड़ सके, वो स्टेट जो है वो अपना बेस्ट जो काम है वो दे सके। अच्छा उसके बाद ये जो इन्होंने कम्युनिज़्म की थी, ये रूलिंग क्लास के लिए की थी और गार्डियन क्लास के लिए की थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिटिसिज़्म ऑन कम्युनिज़्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़। अब इन्होंने ये कम्युनिज़्म का कॉन्सेप्ट सारा दे दिया, वाइव्स एंड प्रॉपर्टी का कम्युनिज़्म का इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया। लेकिन इसके बाद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी हुआ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुआ। क्यों हुई, किस वजह से?
हम उसको डिस्कस करते हैं। देयर विल बी नो इनकरेजमेंट, ठीक है। अब किसी बंदे की कोई फैमिली ही नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो उसको इनकरेजमेंट कैसे होगी? अब उसको इनकरेजमेंट नहीं होगी तो अपना जो 100% जो एफर्ट्स होगा वो किसी भी काम के अंदर नहीं लगा सकेगा, जिसकी वजह से जो स्टेट होगी वो अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकेगी। उसके बाद पीसेंट्स और आर्टिजन्स आर निगलेक्टेड। अब यहाँ पर जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इन्होंने क्या किया कि एक तो इन्होंने स्लेव्स को निगलेक्ट कर दिया। ये जो कम्युनिज्म की जो इन्होंने नजरिया दिया, इसके अंदर इन्होंने स्लेव्स को निगलेक्ट कर दिया। उस टाइम के अंदर ग्रीक के अंदर बहुत ज्यादा स्लेव्स की तादाद थी, तो इन्होंने क्या किया, स्लेव्स को भी निगलेक्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने पीजेंट्स जो किसान है, उसके साथ आर्टिजन जो मजदूर है, उनको भी निगलेक्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, पीजेंट्स, आर्टिजन और स्लेव्स को निगलेक्ट कर दिया, जो कि एक बड़ा पोर्शन बनाते हैं किसी भी स्टेट का, या उस टाइम पे ग्रीक की स्टेट का या सोसाइटी का। तो जिसकी वजह से ये एक इम्प्रैक्टिकल जो आइडियोलॉजी है वो बन गई। अब उसके बाद है communism of wives is inevitable agreement since one woman cannot be the wife of whole guardian class। सही बात है। अब यहाँ पे दूसरा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि जो जो वाइव्स की तकसीम है वो एक बहुत ही नागजीर और गंदा अमल है, जिसके क्या उसके अंदर क्या इन्होंने कहा कि कोई एक औरत है वो पूरी गार्डियन क्लास की बीवी कैसे हो सकती है, तो इम्प्रैक्टिकल काम है, तो इसलिए ये एक बहुत ही नागजीर अमल है, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद children will not get the love of family, so it hinder their growth। अब एक और क्रिटिसिज्म इनके ऊपर किया गया, वो क्या था कि जो चिल्ड्रन है उनको फैमिली का प्यार नहीं मिलेगा, उनको माँ बाप का नरिशमेंट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई जो उनकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जब उनकी ग्रोथ रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा नॉलेज नहीं एक्वायर कर सकेंगे। जब वो ज्यादा नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकेंगे तो वो स्टेट के काम नहीं आएगा। जब स्टेट के काम नहीं आएगा तो स्टेट की ग्रोथ अल्टीमेटली रुक जाएगी। तो दिस एग्रीमेंट इज आल्सो फॉर गार्डियंस क्लास। अब यहाँ पर इन्होंने जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट दिया वो कौन सी क्लास के लिए था, गार्डियंस क्लास के लिए था या रूलिंग क्लास के लिए था। उसके बाद इन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइव का जो कॉन्सेप्ट दिया वो किस क्लास के लिए था, वो भी गार्डियंस क्लास के लिए था या रूलिंग क्लास के लिए था। तो इसका मतलब जो प्लेटो साहब हैं ये यहाँ पर गार्डियंस क्लास या रूलिंग क्लास से बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल काम है। हालांकि जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट है वो स्लेव्स हैं, पीसेंट्स हैं, आर्टिजन हैं, जिनको इन्होंने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया है। तो इस वजह से भी ये जो इनके जो कम्युनिज्म एंड वाइव्स एंड प्रॉपर्टी है ये इम्प्रैक्टिकल रही है। अच्छा, अब उसके बाद कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्लेटो साहब का हमने शुरू किया था, इसके अंदर हमने देखा कि जो प्लेटो साहब है उनकी पैदाइश होती है 427 बीसीई में और इनकी डेथ होती है 347 बीसीई के अंदर। ये सोक्रेटस के ये शागिर्द थे। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मेजर जो काम किया इन्होंने किया कि जो प्रीवेलिंग थ्योरीज थी जस्टिस के ऊपर, इनको इन्होंने रद्द किया। डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर इन्होंने रद्द किया इन थ्योरीज को और अपनी एक थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोवाइड की। और उसके बाद इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, करिकुलम के ऊपर काम किया। उसके बाद इन्होंने ये एक अजीबोगरीब थ्योरी दी कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़ की, जिसके बाद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। लेकिन इनके जो सारे काम हैं, ठीक है कि इनकी जो फिलोसफी है 100% जो है वो राइट नहीं है, जो प्रैक्टिकेबल नहीं है, इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के लिए जो फिलोसफी के दरवाजे हैं वो खोल दिए, ठीक है। जिसकी वजह से जो इनकी फिलोसफी को एज अ प्रिकर्सर यूज करते हुए जो डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे एरिस्टोटल है और डिफरेंट, और इसके बाद जो फिलोसफर्स हैं, इन्होंने क्या किया कि इनकी जो फिलोसफी है इसको बेस बना के एज अ प्रिकर्सर यूज करते हुए अपनी जो फिलोसफीज हैं उनको डेवलप किया और साथ साथ इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करके जो हमारी स्टेट है उसको अच्छे तरीके से रन करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो यहीं पे हमारी वीडियो को क्लोज करते हैं। इसमें से किसी भी टॉपिक की अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। आपको कोई भी चीज़ आप मुझे पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।